हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग उत्तरकाशी जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तरकाशी के बाद हमने शुरू किया था चमोली जनपद। तो चमोली जनपद के 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। देखिए, चमोली जनपद का जो दूसरा पार्ट आया था उसमें हमने चमोली जनपद के मंदिर पढ़े थे। तो देखिए, वहां पर से कुछ मिस्टेक हो गई है, उनको आपको मिस्टेक को सुधार लेना है। पहला देखिए, मैंने आपको लिखवाया था लाटू देवता का मंदिर। तो लाटू देवता का मंदिर मैंने वहां पर आपको माणा गांव लिखवाया था, तो आपको सुधार लेना है। माणा की जगह करना क्या है, बाण गांव करना है। जो लाटू देवता का जो मंदिर रहेगा वो माणा गांव में नहीं है, वो बाण गांव में है। उसके बाद देखिए, एक मैंने करवाया था अंजनी माता का मंदिर, ये भी शायद मैंने माणा गांव लिखवा दिया था। तो अंजनी माता का जो मंदिर है वो कहाँ रहेगा, औली में। तो ये दोनों मंदिर की लोकेशन आपको चेंज कर लेनी है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था, तो वहां पर से माणा की जगह लाडू देवता का मंदिर कहाँ रहेगा, बाणगांव चमोली में। और अंजनी माता का मंदिर कहाँ रहेगा, औली चमोली में। तो ये आपको सुधार लेना है। तो चलिए, हम आज की वीडियो की हमारी शुरुआत करते हैं। चमोली हमारा जनपद रहेगा और इसका पार्ट थर्ड। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रम्माण उत्सव की। देखिए, रम्माण उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चमोली जिले के सलूड़ गांव, देखिए यहाँ पर अगर मैं रम्माण उत्सव की बात करता हूँ तो 2 गांवों के नाम मुख्यतः हमको देखने को मिलते हैं। पहला है सलूड़ गांव और दूसरा है डुंगरी गांव। तो ये गांव के नाम हमको रम्माण उत्सव से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गांव के नाम है सलूड़ और डुंगरी। देखिए, रम्माण जो चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। देखिए, अप्रैल माह आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष इस। और देखिए, और दूसरी बात क्या है, प्रतिवर्ष। हर वर्ष रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है अप्रैल माह में। उसके बाद देखिए, सलूड़ गांव के अलावा डुंगरी, बरोसी, सेलंग गांव में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। सलूड़ और डुंगरी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बरोसी और सेलंग गांव में भी इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन जो सलूड़ गांव है ना, जो ये सलूड़ गांव है, सलूड़ गांव का रम्माण सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, आपके सामने मान लिया 1 2 3 ये 4 गांव के नाम दे दिए और आपसे पूछता है कि डुंगरी, बरोसी, सेलंग और सलूड़ में से इनमें से किस गांव का जो रम्माण उत्सव है सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सलूड़ गांव का। उसके बाद देखिए, आयोजन जो रम्माण उत्सव है इसका आयोजन कौन करता है, तो सलूण व डुंगरा। ये डुंगरा नहीं होगा, ये डुंगरी होगा। ये डुंगरी होगा, इसको सही कर लेंगे। सलूण व डुंगरी की संयुक्त पंचायत, जो सलूण और डुंगरी जो गांव हैं, इन गांव की जो संयुक्त पंचायत है वही रम्माण उत्सव का आयोजन करती हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, रम्माण उत्सव कभी 11 दिन, कभी 13 दिन तक भी मनाया जाता है। ऐसे निश्चित नहीं है कि हर वर्ष 11 दिन का ही मनाया जाएगा। किसी वर्ष 11 और किसी वर्ष 13 दिन का ये मनाया जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि 11 ही मिलेगा आपको या फिर 13 ही मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रम्माण उत्सव का आयोजन कितने दिन तक किया जाता है। फिर देखिए, रम्माण विविध कार्यक्रमों, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला, विविध रंगी आयोजन होते हैं। देखिए, जो रम्माण जो उत्सव है ना, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 चीजें ही होती हैं, इसमें काफी सारे आयोजन होते हैं। जैसे लोकनाट्य हो गया, देव यात्रा हो गई, सामूहिक पूजा हो गई, कई प्रकार के नृत्य हो गए, अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं, वो भी नोट करवाऊंगा, गायन हो गए, मेले लगते हैं। मतलब बहुत अच्छा, और मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत विशाल जो इसमें जो आयोजन किया जाता है। फिर देखिए, रम्माण उत्सव को रामायण उत्सव भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने 4 उत्सव के नाम दे देंगे एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से किस उत्सव को रामायण उत्सव भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रम्माण उत्सव को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, इस उत्सव के दौरान जो पात्र होते हैं वो केमू, जिसको सहतूत बोलते हैं, केमू लकड़ी के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोकनाट्य शैली में प्रस्तुतिकरण करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पर से नोट करेंगे, जो ये रम्माण उत्सव होता है, इसमें जो कलाकार होते हैं वो मुखौटों का प्रयोग करते हैं। अब मुखौटे बनाने के लिए वो केमू, जिसे सहतूत बोलते हैं, उस जो लकड़ी होती है उसके लकड़ी के जो कलात्मक मुखौटे बनाते हैं और उन्हीं को लगाकर जो रामलीला है, रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोकनाट्य शैली में प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये दोस्तों फैक्ट आपको नोट करने हैं, जैसे कि
केमू सहतूत की लकड़ी हो जाएगी और रामलीला के मुख्य प्रसंग हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है, मुखौटे लगाकर जो है इसमें क्या किया जाता है, ये जो लोक नाट्य शैली है, जो ये प्रसंग है रामलीला के, उन रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोक नाट्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है मुखौटे लगाकर। देखिए यहाँ पर से मुखौटे शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रामायण उत्सव में जो जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो उसमें मुखौटे लगाए जाते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए रामायण उत्सव की नृत्य शैली कैसी है, तो मुखौटा नृत्य शैली। इसमें क्योंकि हर पात्र के पास एक मुखौटा होता है तो मुखौटा नृत्य शैली रामायण उत्सव की नृत्य शैली रहेगी। इसमें पात्रों के मध्य कोई भी संवाद नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए एक यहाँ पर आपको चीज और नोट करनी है। देखिए नृत्य है, नृत्य का नाम है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य में भी क्या होता है, कोई भी संवाद नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा वहां पर कुछ मशक बीन रहती हैं, कुछ बजाने वाले बड़े बड़े से भोपू जैसे रहते हैं, वो जो बजाते हैं, छन छन करने वाले होते हैं। मतलब जो नाम तो मुझे इसमें याद नहीं आ रहे हैं, एक ही मुझे यहाँ मशक बीन जैसे बोलते हैं, जो कि स्कॉटलैंड का आधारित वो वाद्य यंत्र है। तो ऐसे जो उसमें बजाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, तो ये इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। शायद ये वीडियो के पेपर में बना था 2016 वाले, पता नहीं किस में बना था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है। तो छोलिया नृत्य भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए रामायण में क्या होता है, इसमें पात्रों के मध्य में कोई संवाद नहीं होता है। फिर देखिए संपूर्ण रामायण में 18 मुखौटों 18 तालों के साथ रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है। देखिए 18 मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और 18 प्रकार की तालों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं क्या क्या होते हैं, ढोल दमाऊं और भंकोरा इसमें वाद्य यंत्र होते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए मुखौटे के दो रूप, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 18 प्रकार के मुखौटे होते हैं, तो मुखौटों के दो रूप होते हैं। वो कैसे, देवताओं के मुखौटे और मनोरंजन के मुखौटे। तो दो प्रकार के यहाँ पर मुखौटे हमको देखने को मिलते हैं, एक तो देवताओं के मुखौटे हो जाएंगे, एक मनोरंजन प्रकार के मुखौटे रहेंगे। फिर देखिए रामायण के विशेष नृत्य कौन से हैं, माल मल्ल युद्ध नृत्य, माल मल्ल युद्ध नृत्य, कुरु जोगी हास्य नृत्य, बन्या बन्यार नृत्य, म्योर मुरैर नृत्य और स्वांग नृत्य। वैसे स्वांग नृत्य जहाँ तक है हिल यात्रा में भी इसको किया जाता है, हालांकि किसी किसी किताब में ये रामायण में भी दिखा रखा है, जैसे परीक्षा वाण में भी लिखा हुआ है स्वांग करके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। लेकिन जो मुख्यतः जो हमको यहाँ पर नृत्य देखने को मिलते हैं, माल मल्ल युद्ध नृत्य, कुरु जोगी हास्य नृत्य, बन्या बन्याल नृत्य और मयूर मुरैर नृत्य। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो कुशल सिंह भंडारी ने रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई। रामायण उत्सव का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो रामायण उत्सव की जो जो बातें हैं उन बातों का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, कुशल सिंह भंडारी ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है, रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूर्त धरोहर होती है, मूर्त धरोहर, एक होती है अमूर्त धरोहर। तो ये जो रामायण है वो क्या है, एक अमूर्त धरोहर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए रामायण लोक जागर के एकमात्र गायक कौन है, थान सिंह नेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये तो था हमारा रामायण उत्सव जो था, रामायण उत्सव, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंदा राज्यात यात्रा की। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज के हमारे टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं एग्जाम में, तो मैंने सोचा चलिए इसको इसकी ही एक वीडियो बना लेते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि लंबे टॉपिक हैं इसीलिए। देखिए नंदा राज्यात यात्रा, इसको हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है, तो नंदा राज्यात यात्रा को। फिर देखिए गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी इस यात्रा को माना जाता है। क्या, गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी नंदा राज्यात यात्रा को माना जाता है। यात्रा शुरू कहाँ से होती है, चमोली के कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से। मुख्यतः जो आएगा नौटी से शुरू हो रही है। कांसुआ गांव के पास ही नौटी है, तो वहाँ नौटी में ही नंदा देवी का मंदिर है, तो वहीं से नंदा राज्यात यात्रा की शुरुआत होती है। और देखिए यात्रा खत्म कहाँ होती है, होमकुंड चमोली में। ये सब हम लोग अभी नोट करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करते हुए चलिए। और प्रत्येक 12वें वर्ष में, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो नंदा राज्यात यात्रा है उसका आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है, तो 12वें वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और देखिए यात्रा की दूरी कितनी है, ये भी कई बार एग्जाम आ चुका है,
280 किलोमीटर यात्रा की दूरी है। और कितने दिन लगते हैं? 19 से 20 दिन। देखिए यहाँ पर से मैंने ये देखा है कि जो नंदा राजा यात्रा है इसकी दूरी अनेक किताबों में अलग अलग दिन लिखी, नहीं दूरी नहीं, जो इसके दिन लिखे हुए हैं कितने दिन में यात्रा पूरी की जाती है, तो अनेक किताबों में अलग अलग दिन है। परीक्षा वाणी की बात करूं तो 19 से 20 दिन लिखवा रखे हैं। अगर मैं बलोदी जी की बात करता हूँ, राजेंद्र बलोदी, राजेंद्र, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, राजेंद्र बलोदी। तो राजेंद्र बलोदी ये कहते हैं कि जो नंदा राजा यात्रा है वो 21 दिन में पूरी की जाती है। अगर देखिए मैं तो यही कहूँगा पहले परीक्षा वाणी की तरफ जाना, 19 से 20 दिन अगर मिलता है तो ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है, अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं 21, 22, 23, 24, तो आप लोग 21 की तरफ जा सकते हैं। वैसे मैं पहले यही कहूँगा कि परीक्षा वाणी की तरफ जाइए, क्योंकि आयोग तो अधिकांश जो क्वेश्चन है परीक्षा वाणी से ही पूछता है। तो ये दो फैक्ट थे। मैं नहीं चाहता कि अगर एग्जाम में कोई बदलाव किया जाए प्रश्न पूछने के तरीकों से लेकर या ऑप्शन रखने के तरीकों से लेकर, तो आप क्वेश्चन को ना कर पाए। तो ये दोनों याद कर लीजिए। परीक्षा वाणी को आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, उसके बाद ही राजेंद्र बरोदी को। फिर देखिए, नंदा राज्यात की तिथि तय करना, राज छंतौली का शुभारंभ तथा पथ प्रदर्शक चौसिंगिया मेड़े, जिसे खाड़ू भी कहते हैं, का चयन कहाँ होता है? इन सब का चयन नौटी गांव में ही होता है। ये चौसिंगिया मेड़ा क्या है? चौसिंगिया मेड़ा यह है कि जैसे कि जिस वर्ष क्या होता है कि नंदा राजा यात्रा शुरू होनी होती है, उस वर्ष ये मेड़ा कहीं ना कहीं से मिल ही आता है गांव वालों को। चार चौसिंगिया मेड़ा, जैसे कि इसको बकरी भी बोलते हैं, खाड़ू ही बोलते हैं, मेड़ा ही बोलते हैं, मेढ़े, तो ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब जब नंदा राजा यात्रा शुरू होती है ना, सबसे आगे यही मेला चलता है, सबसे आगे यही मेला चलता है। तो देखिए इसलिए देखिए इसको नंदा राजा यात्रा का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नंदा राजा यात्रा का पथ प्रदर्शक कौन है? तो ये चौसिंगिया मेड़ा या चौसिंगिया खाड़ू कहूँ या बकरी कहूँ, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे आगे यही चलता है। तो नंदा राजा यात्रा का पथ प्रदर्शक कौन रहेगा? चौसिंगिया मेड़ा। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा सालीपाल, इसको देखिए सालीपाल, यहाँ पर से आपके लिए कुछ नया सा नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये नया नहीं है। अगर आपने राजेंद्र बलोदी जी की किताब पढ़ी है अच्छे से, तो जहाँ तक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ी है चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोग इसको नोट कर लेंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा सालीपाल ने गढ़वाल की प्राचीन राजधानी चांदपुर गढ़ी से माँ भगवती श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश होमकुंड भेजने की परंपरा शुरू की थी। इसी यात्रा को नंदा देवी की राजात यात्रा कहा जाने लगा। देखिए बलौदी से भी क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सालीपाल नाम आपको याद रखना है। ये देखिए प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये बात कही गई है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ था आने वाले एग्जाम के लिए कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो नंदा राजा यात्रा है उसका शुभारंभ गढ़वाल के किस राजा ने किया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सालीपाल ने। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, नंदा राजा यात्रा का निर्वहन गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में कांसुआ गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के गुरु नौटियाल के ब्राह्मणों सहित 12 थोक के ब्राह्मणों एवं 14 सयानों के सहयोग से होती है। देखिए इसमें कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला क्या है, गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में कांसुआ गांव के राजकुंवर। दूसरा, नौटी गांव के राजगुरु, जो नौटी गांव के जो नौटियाल हैं, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल, उसकी उन नौटियाल के ब्राह्मणों सहित 12 थोक के ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से यह यात्रा पूरी होती है। उसके बाद देखिए, पूर्व में राज्यात यात्रा का आयोजन चांदपुर गढ़ के नरेश करते थे, किंतु राजधानी परिवर्तन के पश्चात उनके छोटे भाई कांसुआ के राजकुंवर वर्तमान में भी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नंदा राजा यात्रा का जो नंदा राजा जो यात्रा है उस यात्रा का निर्वहन कौन करते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कांसुआ गांव के जो राजकुंवर हैं वही नंदा राजा यात्रा का निर्वहन या निर्वाह करते हैं। तो कांसुआ गांव आपको पता होना चाहिए, जो कांसुआ गांव के जो राजकुंवर हैं वही वर्तमान में नंदा राजा यात्रा का निर्वहन करते हैं। उसके बाद देखिए, नंदा राजा यात्रा है क्या, इसको भी तो जानना आवश्यक है ना कि आखिर नंदा राजा यात्रा क्या है। तो देखिए, माँ नंदा को उनके मायके से ससुराल भेजने की ही यात्रा है नंदा राजा यात्रा। ये आपको पता होना चाहिए। जो नंदा राजा यात्रा है वो मुख्यतः माँ नंदा को, मुख्यतः नहीं हम कहें कि यही है, माँ नंदा को उनके मायके से ससुराल भेजने की यात्रा है नंदा राजा यात्रा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
देखिए कहते हैं कि जो माँ नंदा हैं वो एक बार आई थी कैलाश से अपने मायके आई थी और किसी कारणवश वो 12 साल तक अपने ससुराल नहीं जा पाई थी। लेकिन उसके बाद वो 12वें वर्ष आखिरकार जाती हैं, तो 12वें वर्ष वो जब जाती हैं तो उन्हीं के मतलब ससुराल जाने की खुशी में तो यह उत्सव हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इस स्मृति पर मनाया जाता है। फिर देखिए वह दिनांक जहाँ से नंदा राजा यात्रा के होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। तो देखिए सन 1843 से नंदा राजा यात्रा के जो नंदा राजा यात्रा के होने के प्रमाण हमको उपलब्ध हैं, यानी कि 1843 में नंदा राजा यात्रा के हमको प्रमाण मिलते हैं। ये पहला प्रमाण है, सबसे प्राचीन प्रमाण मैं अगर कहता हूँ नंदा राजा यात्रा के होने का सर्व प्राचीन अगर मैं प्रमाण कहता हूँ तो 1843 का ही वर्तमान में हमको ये प्रमाण मिला हुआ है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन जाए कि वह दिनांक जहाँ से नंदा राजा यात्रा के होने का प्रमाण उपलब्ध है या फिर नंदा राजा यात्रा के होने का सर्व प्राचीन दिनांक कौन सी हमको प्राप्त होती है, 1843। उसके बाद देखिए 20वीं सदी में प्रथम नंदा राजा यात्रा कब हुई, 1905 में। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है कि 20वीं सदी में प्रथम नंदा राजा यात्रा कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1905 में। उसके बाद देखिए सन 2000 ईस्वी में संपन्न नंदा राजा यात्रा के बाद अगली यात्रा जून 2013 में होनी थी, परंतु 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी के कारण यह यात्रा 14वें वर्ष 2014 में संपन्न हुई। देखिए सन 2000 में देखिए ऐसा नहीं है कि 12वें वर्ष ही यह यात्रा हो, वैसे तो इसका जो निश्चित रूप है वो 12वें वर्ष में ही है। अब देखिए किसी वर्ष बाढ़ आ गई, किसी वर्ष अकाल पड़ गया, कोई कारण पड़ गया, तो उससे क्या होता है कि मतलब यात्रा जो है अपने टाइम पर नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही देखिए जब 2000 में हुई थी तो उसके 12वें वर्ष यह यात्रा होनी थी, लेकिन किसी ना किसी कारणवश 12वें वर्ष नहीं हो पाई, फिर 2013 में गई। 13वें के बाद क्या होती है, उसमें देखिए केदारनाथ में भयंकर जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर वहाँ पर आपदा आ गई थी, जिस कारण से वो यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद 14वें वर्ष 2014 में 14वें वर्ष यह यात्रा संपन्न होती है। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि 2014 में जब नंदा राजा यात्रा हुई थी तो यह कौन से वर्ष में संपन्न हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 14वें वर्ष में। कारण क्या रहा था देर होने का, केदारनाथ त्रासदी। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर जो पड़ाव आते हैं ना, जो नंदा राजा यात्रा के जो पड़ाव आते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, वैसे तो बहुत सारे पड़ाव हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव है जैसे प्रश्न बनने के चांसेस हैं उन पड़ावों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नंदा राजा यात्रा कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नौटी के नंदा देवी मंदिर से। चमोली के कांसुआ गांव के पास यह नौटी है, तो चमोली के कांसुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से नंदा राजा यात्रा शुरू होती है। मुख्यतः जो नाम आएगा नौटी ही आएगा, ध्यान रखेंगे, कांसुआ गांव नहीं आएगा, मुख्यतः जो नाम आएगा नौटी गांव ही आएगा। यात्रा का पहला पड़ाव ईडा बढ़ानी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि पहला पड़ाव है इसलिए महत्वपूर्ण है कि नंदा राजा यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा रहेगा, ये रहेगा ईडा बधानी। उसके बाद देखिए नंदा राजा यात्रा में माँ नंदा के मायके के क्षेत्र का अंतिम पड़ाव कौन सा है, भगवती गांव। देखिए इसको समझते हैं, आपको समझ में आया नहीं होगा। जैसे कि मान लिया नंदा राजा यात्रा हमारी चल रही है, ये पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है, चौथा पड़ाव है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये अंतिम पड़ाव चलिए मान लेते हैं। वैसे पड़ाव बहुत सारे हैं, 20-21 पड़ाव हैं, ये हम लोग मान लेते हैं कि चलिए अंतिम पड़ाव है। पहला पड़ाव यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए जब यहाँ से पहला पड़ाव जब नौठी से शुरू होता है तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग मान लेते हैं भगवती गाँव है, ये भगवती गाँव है, और कहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कुलसारी गाँव है, ये कुलसारी गांव है, ये भगवती गांव है। अब देखिए नंदा राजा यात्रा में मां नंदा के मायके के क्षेत्र का अंतिम पड़ाव, हम ये मान लेते हैं कि जो इतना क्षेत्र है, ये जो जो क्षेत्र हमारा आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र चमोली की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा क्षेत्र आ रहा है ये नंदा देवी के मायके वाले क्षेत्र में आ रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे देहरादून में रह रहे हैं, एक क्षेत्र देहरादून है, अगला क्षेत्र कौन सा जाएगा, उत्तरकाशी। अब जैसे मान लिया किसी लड़की की शादी अगर देहरादून में हुई है तो वो ये कहेगी ना मेरा जो मायका है उत्तरकाशी है और जो मेरा ससुराल है वो कहाँ है, देहरादून में है। उसी प्रकार से जो माँ नंदा देवी के मायके का जो क्षेत्र था वो भगवती गांव तक की जो सीमा है वहीं तक ही सीमित था, और जो उनका ससुराल जो शुरू होता है वो यहाँ पर से शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर से शुरू हो गया ससुराल। तो ये जो एरिया जो यहाँ पर को आएगा वो कौन सा आएगा, कुलसारी से। ये यहाँ पर कुलसारी गांव है, ये कुलसारी गांव है, तो कुलसारी गांव से क्या रहेगा, इनके ससुराल का एरिया शुरू हो जाएगा। और जो भगवती गांव जो रहेगा यहाँ पर इनके मायके के जो गांव की सीमा रहे, जो इनके मायका रहेगा, तो यहाँ पर से जो मायके की यहाँ पर से सीमा समाप्त हो जाएगी, और यहाँ से कुलसारी से क्या रहेगा,
इनके ससुराल की सीमा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नंदा राजा यात्रा में माँ नंदा के मायके के क्षेत्र का अंतिम पड़ाव कौन सा है? भगवती गांव। और नंदा राजा यात्रा में माँ नंदा के ससुराल के क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है? कुलसारी। पिंडर नदी के किनारे है कुलसारी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कुलसारी के मंदिर में देवी का श्रीयंत्र भूमिगत है। इसको राज्यात यात्रा के अवसर पर बाहर निकालकर पूजा के बाद पुनः भूमिगत कर दिया जाता है। देखिए पहले तो होता था जैसे कि जब कुलसारी में जब पूजा पहुंचेगी, जब ये यात्रा पहुंचेगी, तो जो कुलसारी के मंदिर में जो देवी का श्रीयंत्र भूमिगत है, मतलब भूमि के अंदर दबा के रखा हुआ है, उसको भूमि की से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद उसकी पूजा की जाएगी। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? पुनः से भूमिगत कर दिया जाएगा और यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या है, इस श्रीयंत्र को निकाला नहीं जाता है, बस वहाँ पर ऐसी पूजा कर दी जाती है, श्रीयंत्र को बाहर नहीं निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण है, कुलसारी के मंदिर में देवी की श्रीयंत्र की वहाँ पर पूजा की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक जो पड़ाव आता है नंद केसरी, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह यात्रा का 10वां पड़ाव है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नंद केसरी से कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर से क्या होगा? कुमाऊं के लोग शामिल हो जाएंगे। कौन से पड़ाव से? 10वें पड़ाव से। 10वां पड़ाव कौन सा रहेगा? नंद केसरी से, और यहीं से कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। प्रश्न बनेगा कि नंदा राजा यात्रा में कुमाऊं के लोग किस पड़ाव से शामिल होते हैं या किस स्थान से शामिल होते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नंद केसरी से। फिर देखिए, नंद केसरी में नौटी और करुण कुरुड़ की नंदा देवी का मिलन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है कि नौटी और कुरुड़ की नंदा देवी का मिलन कहाँ पर हो रहा है? नंदा राजा यात्रा के दौरान। तो वो होता है नंद केसरी में। उसके बाद देखिए, बाणगांव, ये सब उनके पड़ाव हैं। बाणगांव देखिए, 13वें दिन यात्रा अंतिम गांव बाढ़ पहुंचती है। देखिए जैसे कि ये मानव अधिवास अंतिम ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाणगांव। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता भी यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ लाटू देवता का एक मंदिर है। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था ना, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको माड़ा गांव बता दिया था। तो वहाँ पर करना क्या है आपको, जो लाटू देवता का मंदिर रहेगा कहाँ हो जाएगा? बाणगांव में। इसको आपको सही कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर से क्या होता है, जैसे कि बाढ़ गांव में क्या होता है, यहाँ 13वें दिन देखिए यात्रा यहाँ अंतिम गांव बाढ़ पहुंचती है। यहाँ नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता भी शामिल हो गए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर लाटू देवता का मंदिर है, कहाँ पर? बाढ़ गांव में। अब देखिए, बाढ़ गांव के बाद गांव या बस्तियां नहीं है। मान लिया कि हम लोग मान लेते हैं हमारा जो उत्तराखंड का जो ऐसा कुछ मैप है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। देखिए ये हमारा कुछ उत्तराखंड का मैप है। देखिए यहाँ पर ये उत्तरकाशी है, ये पिथौरागढ़ है, कहीं यहीं पर चमोली हमारा आ गया। अब देखिए चमोली में क्या हो जाएगा, यात्रा जो शुरू, मान ली यात्रा यहाँ पर से शुरू होती है, शुरू होके ये यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर क्या हमारा बाढ़ गाँव है। इसके बाद क्या है, सब ग्लेशियर पर्वत बुग्याल शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पर से। तो ये उच्च हिमालय क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो मानव अधिवास है नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा पर्वत ग्लेशियर बुग्याल शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर से क्या है, जो आगे की जो यात्रा है, यहाँ पर आगे की यात्रा में कोई ग्राम नहीं है। मतलब जो जो जाएंगे इनको क्या मिलेंगे? बुग्याल मिलेंगे, ग्लेशियर मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। तो यहाँ पर से जो यात्रा है, यात्रा में क्या होगा, अब ग्राम यहाँ पर से नहीं मिलेंगे। तो बाढ़ गांव के बाद गांव या बस्तियां नहीं है। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, नंदा राजा यात्रा में किस क्षेत्र के बाद कोई भी गांव या कोई बस्ती नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ गांव में। यहाँ से जो यात्री आते हैं ना, अपने खाने के लिए सामान भी खुद ही लेकर जाते हैं। कहाँ से? बाढ़ गांव से। फिर देखिए, बेदनी कुंड एक जगह है, आती पड़ती है नंदा राजा यात्रा के समय। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। कहाँ पर? बेदनी कुंड में। उसके बाद देखिए, पातर नचौड़ियाँ एक पड़ाव है नंदा राजा यात्रा का। यहाँ पर क्या होता है, इस पड़ाव से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। क्यों? इसका कारण है कि जो यात्रा का जो मार्ग है वो दुर्गम होना शुरू हो जाता है। तो महिलाओं के लिए थोड़ी समस्याएं हैं, जिस कारण से यात्रा में शामिल नहीं हो पाती हैं। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंदा राजा यात्रा में किस स्थान से महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं? तो वो स्थान है पातर नचौड़ियाँ। चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि पातर नचौड़ियाँ नामक स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ है? चमोली में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, जूरांगरी दर्रा दल्लानी दर्रा। देखिए जूरांगरी जो दर्रा है वह यात्रा का सबसे विकट स्थान माना जाता है। नंदा राज्यात यात्रा का सबसे विकट स्थान कौन सा स्थल माना जाता है? जूरांगली दर्रा। ये नोट करना है। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा कि जूरांगली दर्रा कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली जनपद में। और ये संबंधित रहेगा किससे? नंदा राजात यात्रा से। नंदा राजात यात्रा का सबसे विकट स्थान इसे माना जाता है। फिर देखिए, शिला समुद्र।
शिला समुद्र नंदा राजा यात्रा का 16वां पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा नाम से थोड़ा महत्वपूर्ण है। शिला समुद्र कुछ अलग सा नाम है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि नंदा राजा यात्रा का 16वां पड़ाव कौन सा है? शिला समुद्र। फिर आता है होमकुंड। नंदा राजा यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। पहला कौन सा था? नौटी, और अंतिम पड़ाव कौन सा रहेगा? होमकुंड। बहुत महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में बन भी चुके हैं कि नंदा राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? होमकुंड। देखिए होमकुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है, महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है। देखिए होमकुंड में जैसे क्या होता है कि यात्रा पहुंच गई, उसके बाद क्या होता है? होमकुंड में एक हवन कुंड बना है। इस स्थान पर पूजा करने के बाद 4 सींग वाले यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जो 4 सींग वाले यहाँ पर मेढ़ा आ जाएगा। 4 सींग वाले मेढ़े, या मैं कहूँ खाड़ू, 4 सींग वाले मेढ़े के पीठ पर रखे खेचुआ फांचर। देखिए एक शब्द आया खेचुआ फांचर, ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। खेचुआ फांचर क्या है? जो 4 सींग वाला जो मेढ़ा होता है उसके पीठ पर एक जो लोगों की जो भेंट होती है, जो पैसे वैसे होते हैं, जो भेंट होती है, फूल वूल होते हैं, वो उसके पीठ पर रख दिए जाते हैं। मतलब एक कुछ बनाया होता है ऐसे कुछ वहाँ पर उन चीज़ों को रखने के लिए। तो जो चीज़ बनाई रहती है भेंट वेंट रखने के लिए, उसी को खेचुआ फांचर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, ऐसे डीप क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एग्जाम बन जाते हैं। खेरुआ फांचर का संबंध किससे है? नंदा राजा यात्रा में जो मेढ़ा शामिल होता है, चौसिंगिया मेढ़ा, उसकी पीठ पर इसको रखा जाता है, उसका नाम क्या है? खेरुआ फांचर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? जो 4 सींग वाले मेढ़ा, यहाँ पर मेढ़ा आपको नोट कर लेना है बस, और कुछ नहीं। 4 सींग वाले मेढ़े के पीठ पर रखे खेचुआ फांचर में लोगों द्वारा दी गई भेंट रख दी जाती है, और इस खाड़ू को वहीं छोड़कर यात्रा दूसरे मार्ग से वापस आ जाती है तथा नौटी पहुंचती है। और नौटी पहुंचने पर नंदा श्रीयंत्र पूजा स्थल में विशाल देवी भागवत का आयोजन होता है। देखिए होमकुंड पहुंच गई, होमकुंड पर वहाँ हवन कुंड बना हुआ है, वहाँ पर पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद जो चौसिंगिया मेढ़ा है, चौसिंगिया मेढ़ा के जो पीठ पर जो है, जो भेंट लोगों के द्वारा दी गई है, जो फूल पत्री जो भी दी गई है, उसकी पीठ पर रख दी जाएगी। जहाँ जिस चीज़ में वो रखी जाती है उसे खेरुआ फांचर कहा जाता है। उसके बाद जो यात्रा है वो अपने दूसरे मार्ग से आती है, और जो ये 4 सींग वाला जो मेढ़ा है वो अपना अलग ही दिशा में चला जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए नंदा राजा यात्रा में आगे आगे चलता है। कौन चलता है? 4 सींग वाला बकरा कहें, मेढ़ा कहें, खाड़ू कहें, बात एक ही है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक कौन रहेगा? 4 सींग वाला मेढ़ा, या फिर नंदा राजा यात्रा के आगे कौन चलता है? 4 सींग वाला मेढ़ा या खाड़ू, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कुल यात्रा पड़ाव कितने हैं? तो देखिए राजेंद्र बलोच जी के अनुसार कुल यात्रा पड़ाव 22 दे रखे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, देखो राजेंद्र बलोच जी कहते हैं कि इस यात्रा के कुल 22 पड़ाव। वैसे अलग अलग किताबें हैं, मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि ये जो किताबें हैं आखिर ऐसा क्यों करती हैं। मतलब हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें अपने डाल रखी हैं। यात्रा के पड़ाव हो, यात्रा के दिन हो। अब देखिए नंदा देवी यात्रा इतनी कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर यात्रा होती है। तो क्या किसी किताब, मतलब किसी भी किताब को इसका ये अंदाज़ा नहीं है क्या कि 19 दिन में हो रही है, 20 दिन में हो रही है, 21 दिन में हो रही है, 22 दिन में हो रही है, कितने पड़ाव हैं? मतलब कुछ भी स्पष्ट ये लोग लिखते ही नहीं है। अब देखिए अगर मैं मान लिया पता करता हूँ सीधे सीधे, अगर हम लोग पता करते हैं कि नंदा देवी जहाँ से यात्रा का संचालन होता है उनसे कहें, अगर वो लोग कहते हैं नहीं भैया ना 19 दिन में हो रही है ना 20 दिन में हो रही है, हम तो 22 दिन में कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं वहाँ से पूछता हूँ 22 दिन में हम लोग कर रहे हैं, तो आयोग तो उनकी बात सच, आयोग ने जो किताब में दे रखा है, आयोग तो किताब के आधार पर चल रहा है ना, आयोग चलता है किताब के आधार पर। वास्तविक चीज क्या है आयोग को उससे कोई मालूम नहीं है। जो किताब में लिखा है आयोग उसी को मानता है। अगर आप लोग भी जाएंगे ना सीधे वहीं बात करने के लिए, नंदा देवी का जो नौटी गांव चले जाइए, आप लोग नौटी गांव जाके कहिए भैया कि कितने दिन में जो नंदा राजा यात्रा है ये पूरी हो जाती है। अगर उन लोगों ने ये कह दिया भैया हम तो 18 दिन में पूरी करवा रहे हैं। अब आयोग ने अगर ऑप्शन में 18 दे भी रखा है, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है 19 से 20 दिन, तो आयोग जो है 19 से 20 दिन कोई सही मानेगा? ये बात आप लोग समझ लीजिए। ये नहीं कि आप लोग सीधे चले गए पता करने के लिए और एग्जाम में 18 करके आ रहे हैं, वो एकदम गलत होगा। आयोग सिर्फ और सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है उसे ही सत्य मानता है। चलिए ठीक है। तो कुल यात्रा पड़ाव बलोच जी के अनुसार कितने हैं? 22। तो ये तो रही थी हमारी नंदा राजा यात्रा।
अब हम लोग बात करते हैं एक यात्रा नंदा राजा यात्रा और होती है छोटी, नंदा राजा यात्रा छोटी भी होती है। देखिए ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। ये छोटी सी यात्रा है, कुरुड़ के मंदिर से बेदनी बुग्याल तक होती है और बेदनी बुग्याल में नंदा सरोवर के तट पर नंदा देवी की पूजा की जाती है और यहीं पर यात्रा समाप्त हो जाती है। एक दिवसीय यात्रा होती है, तो इसको नोट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक होती है। महत्वपूर्ण इसमें यही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या महत्वपूर्ण है, नंदा राजा यात्रा छोटी कहाँ पर होती है, चमोली में। कहाँ से कहाँ तक हो रही है, कुरुड़ के मंदिर से बेदनी बुग्याल तक। कुरुड़ कहाँ है, चमोली में। बेदनी बुग्याल कहाँ है, चमोली में। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं माड़ा गांव के बारे में थोड़ा सा। माड़ा गांव काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो माड़ा गांव सबसे पहली बात तो कहाँ है, चमोली में। देखिए इतनी बार लाइक सब्सक्राइब लिखा हुआ है भाई, इसको देख के तो लाइक कर दे कीजिए, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि भाई हमें भी हौसला मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। आप लोग वीडियो देखते तो सब लोग हैं, लेकिन लाइक वाइक नहीं करते हैं। अगर पसंद नहीं आ रहे तो नीचे कमेंट तो कीजिए कि पसंद नहीं आ रही है करके। तो ये लाइक वाइक कर दिया कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलिए ठीक है, तो देखिए चमोली का माड़ा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव में से एक है। देखिए कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा, जो चमोली है वो उत्तराखंड का अंतिम ग्राम है। अरे भाई कहाँ का अंतिम ग्राम है, लिखने वाली भी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। लिखा रहता है कि भारत का अंतिम ग्राम कौन सा है, चमोली ग्राम। वो भारत का अंतिम गांव कौन सा है, माणा गांव। अब भारत का अंतिम गांव माणा गांव है, कहाँ से अंतिम माणा गांव है, उत्तरकाशी जनपद। देखिए वहां पर भी तो कोई ना कोई अंतिम ग्राम होगा ना। तो ये ऐसे काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग दे रखे हैं किताबों में, लेकिन हमको तो फिर आयोग के अनुसार चलना है। अगर एग्जाम में आयोग ऐसा प्रश्न दे दे, बताइए भारत का अंतिम ग्राम कौन सा है, तो आपको भैया माड़ा गांव वहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में कहूँ तो चमोली का माड़ा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गाँव में से एक है, तो ये भी आपको नोट करना है। तो माड़ा गाँव आप लोग याद कर लीजिए, भारत का अंतिम गाँव। मैं भी यही कहता हूँ। चलिए, जो सब लोग कह रहे हैं वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है भारत का अंतिम ग्राम माड़ा गांव, तो आप लोग भी ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए। चमोली का जो माड़ा ग्राम रहेगा वो अंतिम ग्राम रहेगा। फिर देखिए पुराणों में माणा गांव का नाम क्या दे रखा है, मणिभद्रपुरी, बहुत महत्वपूर्ण है। केशव प्रयाग, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम होता है। कहाँ पर, माणा गांव में। माणा गांव में ही है केशव प्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम होता है। एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, नोट करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए भीमपुल कहाँ है, भीमपुल माड़ा गांव में है। सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल है ये, माड़ा गांव में भीमपुल, नोट कर लेंगे। फिर देखिए बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यहीं है। घंटाकर्ण मंदिर भी माड़ा गांव में ही है और बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यहीं है। घंटाकर्ण मंदिर का कपाट बंद होता है कब, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ। लिखवा रखा है सब, बद्रीनाथ मंदिर आपको पढ़वा चुका हूँ, सब कपाट कब खुलते हैं कब बंद होते हैं सब मैं आपको करवा चुका हूँ। तो घंटाकर्ण मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं, जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उसी समय घंटाकर्ण मंदिर के भी कपाट बंद होते हैं। एक यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा, मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों एक प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, कि मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, माणा गांव में। फिर देखिए आलू व काफर यहाँ की मुख्य फसल है, कहाँ की, माणा ग्राम की। चलिए ठीक है, ये रहा था हमारा माणा ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं औली की। औली देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। अगर मैं बात करता हूँ, एक बार हर किसी को यहाँ जाना चाहिए। एक जिंदगी अगर मिली है तो उसमें रोमांच बहुत ही आवश्यक है, तो आनंद का आवश्यक है, तो यहाँ पर जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, हालांकि मैं नहीं गया हूँ, लेकिन एक बार सोच रखा है कि जाना है यहाँ पर। ही बहुत अच्छी जगह है औली, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। यहाँ पर स्कीइंग खेलों का आयोजन होता है। जो स्कीइंग खेल क्या में होते हैं, बर्फ़ में होते हैं, तो इन खेलों का प्रतिवर्ष वहाँ पर आयोजन भी होता है। तो नोट करेंगे औली कहाँ पर है, चमोली में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो औली रोपवे शुरू कब हुआ था, 1993 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि औली रोपवे कब शुरू हुआ था। देखिए इसको रज्जू मार्ग भी कहते हैं, रज्जू मार्ग। अगर रज्जू मार्ग बोले या रोपवे कहे, बात एक ही है। तो औली रोपवे कब शुरू हुआ, 1993 में। कहाँ से कहाँ तक है ये, जोशीमठ से चमोली तक है। अगर मैं बात करता हूँ जोशीमठ से औली की दूरी रोपवे से कितनी है, क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जोशीमठ से औली की दूरी रोपवे से कितनी है, 4.15 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए ये है किससे, जिसको रज्जू मार्ग भी हम लोग बोलते हैं। तो रज्जू मार्ग या रोपवे से जोशीमठ से ओली की दूरी कितनी हो जाएगी, 4.15 किलोमीटर। इसे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं कि जोशीमठ से ओली तक की दूरी सड़क मार्ग से कितनी है, तो ये है 15 किलोमीटर। फिर देखिए औली स्कीइंग खेलों के लिए लोकप्रिय स्थल है।
यहाँ पर दिसंबर से लेकर मार्च तक के मध्य में यहाँ पर जो स्कीइंग खेल होते हैं उनका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। स्कीइंग खेल क्या होते हैं आपने देखा होगा, जो बर्फ़ पे खेले जाते हैं उन्हें स्कीइंग खेल कहते हैं। बर्फ़ पर बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कीइंग लोग करते हैं, तो वही स्कीइंग खेल है। यहाँ पर इसका आयोजन होता है। दयाली सेरा नामक स्थान कहाँ है? औली चमोली में ही स्थित है। और देखिए औली के पास गुरसो बुग्याल और चिनाब झील भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। गुरसो बुग्याल और चिनाब झील कहाँ है? औली में। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। औली परियोजना मतलब कि जो रज्जू मार्ग वहाँ बनाया जाना था, तो उस परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1983 में। और 1993 में रज्जू मार्ग बनकर तैयार हो गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इंदिरा गांधी के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। फिर देखिए, तो याद रखेंगे 1983 में क्या रहेगा? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि बाद में 1984 में शायद इनकी हत्या हो जाती है। चलिए ठीक है, वो अलग टॉपिक रहेगा हमारा। फिर देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है। एग्जाम में इस तरीके से ऐसे आता है कि औली में शीतकालीन खेलों का प्रारंभ कब से किया गया? ऐसे क्वेश्चन आता है कि औली में शीतकालीन खेलों का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1987 से औली में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। फिर देखिए 2004 में सैफ खेलों का आयोजन औली में ही हुआ था। महत्वपूर्ण डेट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ग्वालदम कहाँ है? ग्वालदम है चमोली में। बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ग्वालदम की प्रसिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ग्वालदम सेब व चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, ग्वालदम कहाँ है? चमोली में। क्यों प्रसिद्ध है? सेब व चाय के बागानों के लिए। ग्वालदम में कुमाऊं व गढ़वाली संस्कृति का अनूठा संगम देखने को भी मिलता है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कि गढ़वाली व कुमाऊनी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है? ग्वालदम। उसके बाद देखिए बाधानगढ़ी ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? चमोली में। और अथारी पौराणिक स्थल कहाँ है? चमोली में। दोनों दोस्तों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। अथारी बहुत महत्वपूर्ण है कि अथारी पौराणिक स्थल कहाँ है? चमोली में। और बाधानगढ़ी ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? चमोली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए अभी हमारी ये जो चमोली की सीरीज है अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी इसका एक कोशिश करूंगा कि इसको आने वाले एक ही पार्ट में समाप्त कर दूं। अगर मैटर ज़्यादा हुआ तो मुझे 2 पार्ट फिर बनाने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी 4 पार्ट में हमारा चमोली जनपद कंप्लीट हो जाए। देखिए एक पार्ट में तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो लगता ही है 3-4 पार्ट लग ही जाते हैं। जितना बड़ा जनपद रहेगा, जो छोटे जनपद हैं रुद्रप्रयाग हैं, टिहरी हैं, ये छोटे जनपद हैं, ये 2 या 3 में कवर हो जाएंगे। उत्तरकाशी देखिए हमने 2 में कवर कर लिया था। तो इस प्रकार से आने वाले कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में चमोली जनपद हमारा कवर हो जाए। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एक बात और, फेसबुक पेज से हमारे जुड़ जाइए। फेसबुक पेज का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। और व्हाट्सअप में अगर आपको कुछ पूछना होता है तो व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको दे रखा है, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।